हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जन, ऑप्शन बी है वृंद, ऑप्शन सी है वर्ग और ऑप्शन डी है गढ़। हम सुधी में क्या जोड़ेंगे कि ये बहुवचन बनेगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा हमारा सुधी। हम उसमें जन जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है डैश डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वृक्षों के नाम, ऑप्शन बी है नक्षत्रों के नाम, ऑप्शन सी है देशों के नाम और ऑप्शन डी है पर्वतों के नाम। तो किसके नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्रों के नाम। ठीक है, नक्षत्रों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं, बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है कुर्सी, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है राशि। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? इसमें पुल्लिंग शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है विसर्ग को, ऑप्शन बी है महाप्राण को, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन को और ऑप्शन डी है अल्प प्राण को। तो विसर्ग किसे कहा जाता है? ओ सॉरी, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को। अयोगवाह अक्षर कौन कौन से होते हैं? वो होता है अंग और अ। ये क्या है? ये दो अयोगवाह कहे जाते हैं। आगे है अगला, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। ठीक है, हमको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन ए है खग, ख, ग, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए, औ, ऑप्शन डी है स। तो सब इसमें हमको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी होगी। वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या है? ये कहाँ से ली गई है? ये फारसी से ली गई है। ठीक है, इनके नीचे जैसे ये ख लिखा है और इनके नीचे ये अंक की मात्रा रहती है ऐसे। ठीक है, ये फारसी से ली गई है। तो ये है क्या? ये नवीनतम विकसित ध्वनियां हैं। आगे देखते हैं। अगला है अविभार्व का समानार्थी क्या है। अविभार्व का समानार्थी हमको बताना है। ऑप्शन ए है विशेषण, ओ सॉरी विश्लेषण, ऑप्शन बी है अवतरण, ऑप्शन सी है रूपगण रूपगत, ऑप्शन डी है संप्रदाय। अविभार्व का समानार्थी क्या होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अवतरण। अविभार्व का समानार्थी होगा अवतरण। आगे देखते हैं। आगे है डैश डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, से संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेषता प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है विशेष और ऑप्शन नंबर डी है विशेषता। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संकेतवाचक, ऑप्शन बी है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा हमारा सार्वनामिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो जब सार्वनामिक विशेषण की जब जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है, जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है पुलो मजा का पर्यायवाची शब्द है। पुलो मजा का पर्यायवाची हमको बताना है, तो ऑप्शन ए है सची, ऑप्शन बी है उमा, ऑप्शन सी है कंज और ऑप्शन डी है पंचसर। ठीक है, तो पुलो मजा का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सची हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है उरग, ऑप्शन बी है सरीसृप, ऑप्शन सी है पवनाश, ऑप्शन डी है सिंदूर। ठीक है, तो अहि का हमको पर्यायवाची नहीं बताना है। कौन सा सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर। ठीक है, सिंदूर किसका पर्यायवाची है? सिंदूर हमारा हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी उरग, तशरीफ और पवनाश क्या है? ये सब अहि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अहि मतलब क्या होता है? अहि मतलब होता है सर्प। ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। बाकी सिंदूर क्या है? ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं हम। अगला है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पुरंदर, अमरपति, ऑप्शन बी है सरोवर, पुष्कर, ऑप्शन सी है जल्दी, अम्बुद और ऑप्शन डी है फणी उरग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जल्दी, ठीक है, जल्दी का अर्थ क्या होगा? जल्दी का अर्थ होता है समुद्र। और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? तो अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो ये क्या है? ये पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे रुख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि रुख का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन ए है विटप, ऑप्शन बी है प्रसून, ऑप्शन सी है तड़का और ऑप्शन डी है एरम्ब। तो रुख का पर्यायवाची क्या होगा? तो रुख का पर्यायवाची होगा बीटअप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और रुख का और पर्यायवाची क्या होता है? रुख का और पर्यायवाची होगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि रुख माने होता क्या है। तो रुख माने होता है वृक्ष, और वृक्ष का और पर्यायवाची क्या होगा? तो वृक्ष का पर्यायवाची होगा तरु, द्रुम, पादप, अगम, गाछ और पेड़। ये सब क्या है? ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द हमको बताना है। ऑप्शन ए है गुरुकुलवासी, ऑप्शन बी है छात्रावासी, ऑप्शन सी है अंतेवासी और ऑप्शन डी है आश्रमवासी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम।
अगला है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है भंडारा, ऑप्शन बी है दातव्य, ऑप्शन सी है सवदातव्य, ऑप्शन डी है धर्मार्थ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ठीक है, हमको बताना है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अभ्यागत, ऑप्शन बी है गणमान्य, ऑप्शन सी है अतिथि और ऑप्शन डी है असामयिक। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या है? अतिथि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है सीमा, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है विस्तृत और ऑप्शन डी है स्थिर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? तो संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हमको शुद्ध वाक्य इसमें से खोजना है कि कौन शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ऑप्शन बी है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन सी है कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था और ऑप्शन डी है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वह गरीब आदमी था, ऑप्शन बी है वह आदमी गरीब था, ऑप्शन सी है था वह गरीब आदमी और ऑप्शन डी है था गरीब वह आदमी। ठीक है, तो शब्द अनुक्रम के अनुसार कौन सा वाक्य सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी गरीब था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे सही वर्तनीय वाले शब्द चुने। ठीक है, हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से कौन इसमें शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी है शारीरिक और ऑप्शन डी है शारीरिक। ठीक है, तो शारीरिक कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो ये होगा हमारा शारीरिक, ऐसे लिखा जाता है शारीरिक। ठीक है, सा र पे बड़ी की मात्रा, फिर र पे छोटी की मात्रा और फिर क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है उपत्यका का विलोम हमको बताना है। उपत्यका का हमको विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी है घाटी, ऑप्शन सी है अधित्यका और ऑप्शन डी है विसर्जन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो उपत्यका का होगा हमारा अधित्यका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है नृप। नृप नीचे दिए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी है? ठीक है, हमको बताना है कि नृप नीचे दिए विकल्प में से किस शब्द का समानार्थी है। तो ऑप्शन ए है भूदेव महादेव, ऑप्शन बी है नलिन राजीव, ऑप्शन सी है भूप महीप और ऑप्शन डी है त्रिलोचन रुद्र। तो नृप किसका समानार्थी होगा? तो ये होगा भूप और महीप का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए है धूली, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है वानर और ऑप्शन डी है बंदर। तो कौन सा ही होगा तद्भव? इसमें तद्भव कौन सा है? इसमें तद्भव है ऑप्शन नंबर डी, बंदर। आगे देखते हैं हम। आगे घोटक, घोटक का तद्भव रूप क्या है?
ठीक है, हमको बताना है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अश्व, ऑप्शन सी है घोड़ा और ऑप्शन डी है तुरंग। तो घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका होगा हमारा, घोटक किसे कहते हैं? घोटक घोड़ा को कहते हैं। घोड़ा, घोटक का तद्भव होगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकृति से हुई है? ठीक है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकृति से हुई है? तो ऑप्शन ए है अर्ध तत्सम, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है ऋण अनुवाद और ऑप्शन डी है तद्भव। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकृति से हुई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा तद्भव से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश डैश पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खरीदा जाता है। तो ऑप्शन ए है कोई, ठीक है, कोई तेल, ऑप्शन बी है पट्टी लोग, ऑप्शन सी है कुछ पानी और ऑप्शन डी है कहीं पानी। तो इसमें रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त वाक्य कौन सा भरा जाएगा? तो यहाँ होगा कि जब पानी में लोग डूबते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहीं, पानी में लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। ठीक है, पानी खरीदा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ऑप्शन बी है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन सी है यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है और ऑप्शन डी है यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। ठीक है, हमको बताना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ऑप्शन है अन्य अन्वेषण प्लस ड़, अन्वेष प्लस ड़। ऑप्शन बी है अन्वे प्लस षण और ऑप्शन सी अनुधन वेषण, ऑप्शन डी है अनुधन वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अनुधन वेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पूछे कि ये कौन सी संधि होगी? तो ये हो जाएगी यण संधि। ठीक है, ये हो जाएगी यण संधि। आगे देखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनीय का चयन करें। ठीक है, हमको वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन है उसको हमको बताना है कि शताब्दी कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो ये है, पहला है शताब्दी, बी है शताब्दी, सी है सब शताब्दी लिखा है। हमको बताना है कि कौन किस तरह से शताब्दी को शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? तो शताब्दी, शताब्दी में क्या होता है? दो पे बड़ी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि ये प्रादुर्भाव सही कैसे लिखा जाएगा वर्तनीय रूप से, शुद्ध कौन सा होगा इसमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से प्रादुर्भाव कैसे सही लिखा जाता है? ये होगा प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनीय अशुद्ध वर्तनीय अशुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से वर्तनीय रूप से अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है ज्योत्सना, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है उज्ज्वल और ऑप्शन डी है अध्यात्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन वर्तनीय रूप से अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। कान का कच्चा होना का अर्थ है, कान का कच्चा होना का अर्थ
क्या है? तो ऑप्शन ए है कम सुनना, ऑप्शन बी है सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी है दूसरों की बात मानना और ऑप्शन डी है कान का कमजोर होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कान का कच्चा होना यानी सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। पुष्ट शब्द का विलोम है, ठीक है, हमको बताना है कि पुष्ट का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है छेड़, ऑप्शन बी है दुष्ट, ऑप्शन सी है पुरस्कार और ऑप्शन डी है प्रकृति। तो पुष्ट का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट का विलोम होगा छेड़, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है? ठीक है, हमको आयात का विपरीत शब्द बताना है कि इसका क्या होगा। तो ऑप्शन ए है निर्यात, ऑप्शन बी है आयात, ऑप्शन सी है आगमन और ऑप्शन डी है निगमन। तो आयात का क्या होगा विपरीत शब्द? तो इसका होगा आयात का निर्यात, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है, ठीक है, दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है धज्जियां उड़ाना, ऑप्शन बी है पगड़ी उछालना, ऑप्शन सी है नाक रगड़ना और ऑप्शन डी है नाको चने चबवाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दुर्गति करना उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो होगा धज्जियां उड़ाना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है, ठीक है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वह आराम का पैसा खाता है, ऑप्शन बी है वह जूते खाता है, ऑप्शन सी है वह कसम खाता है और ऑप्शन डी है वह आम खाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वह आम खाता है। आगे देखते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, हमको बताना है कि रमणीय में प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अनीय, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है रम और ऑप्शन डी है ड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें होगा अनीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय शब्द का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है ई। तो अज शब्द के स्त्री वचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी आ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। देशांतर में कौन सा समास है? ठीक है, हमको बताना है कि देशांतर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है कर्मधार है, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है द्वंद्व। द्वंद्व समास, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में होगा हमारा कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है बिखरे मोती डैश डैश का पहला कहानी संग्रह है, ठीक है, हमको बताना है कि बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन ए है दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नंद किशोर नौटियाल, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन डी है बनारसी दास चतुर्वेदी। बिखरे मोती, ठीक है, इसकी पहली कहानी संग्रह है। तो ये होगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे है यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ठीक है, यण संधि का संबंध
किस संधि विशेष से है? तो ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है स्वर संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यण संधि किस संधि विशेष से संबंधित है? तो वो है स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो होता है दीर्घ, फिर गुण, उसके बाद वृद्धि, फिर यण एवं अयादि। ये क्या है? ये सब दीर्घ संधि के भेद हैं। आगे देखते हैं हम। आगे किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थी हैं? ठीक है, हमको बताना है कि किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन ए है वर्ण, पद, कारक, ऑप्शन बी है अंक, मधु, वीची, ऑप्शन सी है अर्थ, हस्त, यूथप, ऑप्शन डी है तांत, दुर्ग, भुजंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें अंक का अर्थ क्या होता है? तो अंक का अर्थ होता है संख्या। मधु का अर्थ क्या होता है? मधु का अर्थ होता है लाभ। और वीची का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है शून्य स्थान। शून्य स्थान या इसी को हम समुद्री लहरें कहते हैं। ठीक है, मधु को शराब या इसी को हम शहद कहते हैं। अंक को संख्या या क्या कहते हैं? गोद, गोद भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी है जिसमें सभी शब्द अनेकार्थी हैं। आगे देखते हैं हम। आपसे अगला है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, हमको बताना है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है द्वंद्व। कौन सा ऑप्शन सही होगा? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में हमारा द्विगु समास है। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या होता है कि में संख्यावाचक शब्द का बोध होता है। ठीक है, तो त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी में कौन सा होगा? तो त्रिवेणी में होगा द्विगु समास। अगला देखते हैं हम। अगला है माँ ने सूची उपकरणों का जीवन में अंत नहीं है। माँ के सूची उपकरणों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधन पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त वाक्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए है विभावना, ऑप्शन बी है विशेषोक्ति, ऑप्शन सी है प्रतीप और ऑप्शन डी है अन्वय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रतीप। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। ठीक है, हमको बताना है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 24। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।